तो सबसे पहले देखेंगे हेडलाइंस। अब राज्य सरकार सांसदों और विधायकों पर चल रहे क्रिमिनल केस वापस नहीं ले सकेगी। इसके लिए संबंधित राज्य के हाईकोर्ट की मंजूरी जरूरी होगी। केरल के बाद अब हिमाचल में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार चिंता बढ़ा रही है। यहां मंगलवार को 419 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 186 ठीक हुए, 2 की मौत। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रधानमंत्री मोदी से मिले। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को शाम अमित शाह से भी मुलाकात की। इसी दौरान उन्होंने पंजाब में पनप रहे ड्रोन जैसे ताजा खतरे और किसान आंदोलन और किसान नेताओं की सुरक्षा पर भी बात की। धरती का तापमान बढ़ने से भारत में कैसी तबाही होगी, इसकी आशंका अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपनी एक रिपोर्ट में जताई। ये रिपोर्ट करीब 80 साल बाद यानी 2100 तक की तस्वीर दिखाती है। और अब देखेंगे खबरों को तफसील से। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को 5 अगस्त 2019 को हटाया गया और तब इस मामले में बहुत विवाद भी हुआ था। लेकिन अब बाहरी राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने लगेंगे। 2 साल बाद हकीकत इससे बहुत अलग है। 370 आर्टिकल के खत्म होने के बाद देश के दूसरे राज्यों से सिर्फ 2 लोगों ने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदी है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि ये जानकारी उन्हें जम्मू कश्मीर सरकार से मिली है। हालांकि जमीन खरीदने वाले लोगों के नाम का उन्होंने खुलासा नहीं किया था। जम्मू कश्मीर में जब वह आर्टिकल लागू था तो दूसरे राज्यों के लोग वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे। सिर्फ राज्य के लोग ही वहां पर अर्बन जमीन और अचल संपत्ति खरीद सकते थे। 2 साल पहले 5 अगस्त को केंद्र ने आर्टिकल 370 खत्म कर जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए थे। नित्यानंद ने एक दूसरे सवाल के जवाब में बताया कि जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीदते समय दूसरे राज्यों की सरकार या लोगों को किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। ऐसी किसी घटना की सूचना सरकार को नहीं मिली है। गृह मंत्रालय के आदेश ने 70 साल पुराने जमीन सुधार कानून को खत्म कर दिया था। इससे पहले नया कश्मीर मैनिफेस्टो के तहत जागीरदारी प्रथा खत्म की गई थी। 1950 के बिग लैंडेड एस्टेट्स एबॉलिशन एक्ट में लैंड सीलिंग 22.75 एकड़ तय की गई थी और जिसके पास ज्यादा जमीन थी उसकी जमीन भूमिहीनों में बांट दी गई थी। इसी तरह जम्मू कश्मीर एग्रीरियन रिफॉर्म्स एक्ट में ये लैंड सीलिंग घटाकर 12.5 एकड़ कर दी गई थी। केंद्र के इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साफ कर दिया था कि खेती की जमीन बाहरी लोग नहीं खरीद सकेंगे। कानून में बदलाव का उद्देश्य निवेश बढ़ाना है। खेती की जमीन सिर्फ किसानों के पास ही रहेगी। बाहरी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में खेती को छोड़कर कोई भी जमीन खरीद सकते हैं। और इसी तरह डेवलपमेंट अथॉरिटी अब केंद्रीय कानून के तहत जमीन का अधिग्रहण करती है और इसे लीज पर देने या अलॉट परमानेंट रेसिडेंस का नियम जरूरी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज नेशनल। राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को बहुचर्चित भंवरी प्रकरण के 6 आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। इन सभी को जमानत देने का आधार सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी परसाराम को जमानत प्रदान की थी और इस मामले में मुख्य आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा की जमानत याचिका पर मंगलवार को फैसला नहीं हो पाया। कैंसर की बीमारी का इलाज कराने के लिए वे फिलहाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं और उनकी जमानत के बारे में फैसला 23 अगस्त को किया जाएगा। भंवरी प्रकरण में एक आरोपी परसराम बिश्नोई को 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए जमानत प्रदान की थी कि ट्रायल में विलंब होने के कारण किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में
बंद नहीं रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम मानते हैं कि ये मामला बेहद गंभीर है, लेकिन ट्रायल में हो रहे विलंब के कारण किसी आरोपी को अनिश्चित काल के लिए जेल में बंद रखना उचित नहीं, और ऐसे में सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ट्रायल कोर्ट की टर्म एंड कंडीशन के आधार पर जमानत उसे दी गई थी। परसराम को मिली जमानत के बाद लंबे अरसे से जेल में बंद अन्य आरोपियों को भी जमानत मिलने की उम्मीदें बन गईं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आधार पर महिपाल मदेरणा, ओम प्रकाश पुखराज, दिनेश सहीराम, उमेशाराम व अशोक ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की। मंगलवार को न्यायाधीश दिनेश मेहता ने इन जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की थी। उन्होंने महिपाल मदेरणा को छोड़ अन्य सभी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। तभी मंगलवार को हाईकोर्ट ने 6 आरोपियों को जमानत प्रदान की। इनमें से सहीराम व उमेशाराम पर आरोप है कि उसने भवरी को ठिकाने लगाने वाली विशानाराम की गैंग और तत्कालीन मंत्री महिपाल मदेरणा के बीच कोऑर्डिनेटर का कार्य भी किया था। इसके अलावा दोनों पर जोधपुर के सर्किट हाउस से एक नेता के पास से 5 लाख रुपए ले जाने का भी आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज नेशनल। लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन को भले ही केंद्र सरकार का लगातार अनदेखा केंद्र सरकार इसे कर रही हो, लेकिन दूसरी ओर उसने किसान आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव का आकलन भी शुरू कर दिया है। केंद्रीय नेतृत्व ने आगामी चुनाव में किसान आंदोलन के प्रभाव को जानने के लिए पार्टी के किसान नेताओं से मशविरा किया और इससे निपटने के लिए रणनीति बना ली गई। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी किसान आंदोलन की वजह से जरा सा भी जोखिम लेना नहीं चाहती, लिहाजा यूपी में किसान आंदोलन के लिए काउंटर नीति बनकर तैयार हो गई है। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रामबाबू द्विवेदी ने बताया कि वे 25 अगस्त तक गाँव में किसानों के साथ खाट और चबूतरों पर बैठक करेंगे। बड़ी चौपाल की जगह छोटी छोटी चौपालें होंगी। किसानों की समस्याएं सुनकर उन्हें योगी सरकार तक पहुंचाया जाएगा ताकि उनका समाधान निकाल सकें। बीजेपी इन किसान चौपालों के जरिए किसान आंदोलन के असर को टटोलने की भी कोशिश करेगी ताकि इस असर को बेअसर करने की रणनीति बनाई जा सके। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का मुख्य चेहरा अब राकेश टिकैत बन चुके हैं। राकेश टिकैत का पश्चिमी यूपी के एक हिस्से में असर भी है। बीजेपी ने इस इलाके में टिकैत के असर को कम करने के लिए रणनीति तैयार की है। इस रणनीति को पॉइंट्स में अगर हम समझें तो 25 अगस्त तक यूपी की 104 विधानसभा सीटों के तहत आने वाले गांव में बीजेपी का किसान मोर्चा चौपाल लगाएगा। बड़ी चौपाल की जगह खाट और चबूतरों पर छोटी छोटी चौपालों को बनाया जाएगा और उसमें किसानों से सीधा संवाद होगा। किसानों की समस्याएं सुनने के साथ किसानों के लिए यूपी सरकार द्वारा किए गए कामकाज का ब्यौरा भी दिया जाएगा। ये प्रतिनिधि मंडल 150 से 200 किसानों का होगा जो किसानों से बात करेगा। किसान मोर्चा को योगी सरकार ने पहले ही आश्वासन दे दिया है कि वे इन सभी समस्याओं का समाधान 10 सितंबर तक ले आएंगे। इस चौपाल का असल मकसद गांव में बीजेपी के लिए लोगों का दिल टटोलना है ताकि चुनाव से पहले पार्टी इस वर्ग की किसी भी किस्म की नाराजगी दूर कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज नेशनल। आतंकी साजिश नाकाम रही। कश्मीर घाटी के बंदीपुरा में एलओसी के पास बुधवार को हथियार और गोला बारूद का एक जखीरा बरामद हुआ है। तलाशी के अभियान के दौरान बरामद इस खेप से बड़ी आतंकी साजिश को सुरक्षा बलों ने टाल दिया है। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू है। सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर के बंदीपुरा जिले के गुरेज के तरलब गांव में नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी के पास हथियारों और गोला बारूद का एक जखीरा बरामद किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की ओर से इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया था और इसी दौरान गोविंद नाला क्षेत्र में ये बरामदगी की गई और जिसमें 3 AK-47 राइफल, AK-47 की 12 मैगजीन, 2 पिस्तौल की 4 मैगजीन, कुल 550 कारतूस, 18 ग्रेनेड और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी इसमें शामिल है। कुछ में सेना, एसओजी और बीएसएफ ने सोमवार को एक आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया था और इस आतंकी ठिकाने से भी भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले इस आतंकी ठिकाने का पता लगना और साजिश को नाकाम करना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है।
और अब बात करेंगे हिमाचल की। किन्नौर के निगुलसरी में राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर एक पहाड़ी दरक गई गई और जिसमें पहाड़ी से दरके मलबे की चपेट में सवारियों से भरी एक बस भी आ चुकी है। बताया जा रहा है बस हरिद्वार जा रही थी और इसमें 35 के करीब यात्री भी सवार थे। जिला प्रशासन समेत अन्य अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं और डीएसपी भावानगर राजू के मुताबिक रिकांग पीओ से हरिद्वार जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस का चालक बचा। बाकी सब मलबे में दबे हुए थे और 30 से 35 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है बस समेत एक ट्रक व 5 से 6 छोटी गाड़ियां भी इस मलबे में दबी हुई है। भारतीय क्रिकेट में एक बड़ा बदलाव आ रहा है जिसके तहत भारतीय क्रिकेट टीम में एक बड़ी खबर, जिसमें टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री जल्द ही टीम इंडिया का साथ छोड़ सकते हैं। इस साल अक्टूबर और नवंबर में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के बाद शास्त्री बॉलिंग कोच भरत अरुण, फील्डिंग कोच आर श्रीधर और बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ टीम इंडिया से अलग हो सकते हैं। इसकी बड़ी वजह टीम इंडिया का आईसीसी खिताब नहीं जीत पाना माना जा रहा है। शास्त्री के कोच रहते टीम इंडिया एक भी आईसीसी खिताब नहीं जीत सकी है और इस बारे में शास्त्री ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई को भी सूचित कर दिया है। नवंबर में शास्त्री समेत पूरी कोचिंग स्टाफ का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई टी20 वर्ल्ड कप के बाद नए कोचिंग स्टाफ को नियुक्त करना चाहती है ताकि भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयां मिले। रवि शास्त्री पहली बार साल 2014 में बतौर डायरेक्टर टीम इंडिया से जुड़े थे। उनका ये कॉन्ट्रैक्ट 2016 तक था और इसके बाद शास्त्री को 1 साल के लिए कोच नियुक्त किया गया। वे 2017 में अनिल कुंबले के बाद टीम इंडिया के फुल टाइम कोच बने। उसी समय शास्त्री का कार्यकाल 2019 के वनडे वर्ल्ड कप तक का था। 2019 में अच्छे प्रदर्शन के बाद शास्त्री का कॉन्ट्रैक्ट 2020 टी20 वर्ल्ड कप तक के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन पिछले साल कोरोना के चलते टी20 वर्ल्ड कप नहीं हो सका और इस साल होने वाले टी20 विश्व कप के बाद शास्त्री का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, जिसके चलते वे ट्रेनिंग में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जब ध्वस्त किया था तभी पिछले महीने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी खेला गया और शास्त्री, श्रीधर और विक्रम की कोचिंग में टीम इंडिया ने कभी भी आईसीसी का खिताब नहीं जीता। 2019 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को हार मिली और इसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी टीम को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब खबर यह भी है कि पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को भारतीय टीम का नया हेड कोच बनाया जा सकता है, जिस पर सबकी नजर है। और अब बात करेंगे संसद के नए सेशन की। मॉनसून सेशन में मंगलवार को राज्यसभा में हुए हंगामे पर बोलते हुए राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर की बेअदबी होने से वे रात भर नहीं सो पाए। सदन में जो कुछ भी हुआ वह लोकतंत्र के खिलाफ है। नायडू ने यह भी कहा कि विपक्ष सरकार को मजबूर नहीं कर सकता है, सदस्य विरोध कर सकते हैं, लेकिन सभापति को क्या करना है क्या नहीं करना है इस बारे में वे नहीं बता सकते। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र की पवित्रता जिस तरह नष्ट की गई उससे मैं आहत हूं। अपनी पीड़ा बताने या निंदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। यही कहते हुए वे आहत हो गए थे, वे ज्यादा भावुक हो गए थे। गौरतलब है कि सदन में पिछले दिनों से हंगामा चल रहा है और विपक्ष की ओर से ज्यादा हंगामा होने का आरोप भी बीजेपी द्वारा किया जा रहा है और जिसको चलते वेंकैया नायडू भावुक हुए थे। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, आप जुड़े रहिए के न्यूज के साथ।
My life, my Lyra. ब्रेक के बाद आपका दोबारा स्वागत है। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। आंध्र सरकार ने बुधवार को केंद्र को बताया कि राज्य में कुछ कोरोना मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। राज्य सरकार ने कहा कि कुछ कोरोना संक्रमित वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे और इस दौरान ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने से उनकी जानें गई। और इससे पहले राज्य सरकार ने संसद में जानकारी दी थी कि पूरे देश में एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते नहीं हुई। आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने इस बात को स्वीकार किया है कि इलाज के दौरान किसी कोरोना संक्रमित की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। हाल ही में केंद्र ने राज्यों से कोरोना की दूसरी लहर से जुड़ा डेटा मांगा और जिस तरह से 13 राज्यों ने केंद्र को जवाब भेजा है, इनमें अरुणाचल, असम, ओडिशा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब शामिल हैं। आंध्र के अलावा पंजाब ने भी कहा है कि शक है कि 4 कोरोना मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में स्पेशल कोर्ट ने आम आदमी पार्टी यानी कि आप के 2 विधायकों अमानुतुल्ला और प्रकाश जरवाल को दोषी ठहराया है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप के 9 दूसरे विधायकों को बरी कर दिया गया है। जिन विधायकों को बरी किया गया है उनमें नितिन त्यागी, ऋतुराज गोविंद, संजीव झा, अजय दत्त, राजेश ऋषि, राजेश गुप्ता, मदन लाल, प्रवीण कुमार, दिनेश मोहनिया शामिल हैं। ये मामला 2018 में दिल्ली के मुख्य सचिव रहे अंशु प्रकाश से हुई मारपीट का है। 19 फरवरी 2018 को केजरीवाल के घर पर हुई एक मीटिंग के दौरान अंशु प्रकाश पर कथित तौर पर हमला हुआ था। इस मामले में केजरीवाल और सिसोदिया समेत 13 आरोपी थे। आरोपी के मुताबिक अंशु प्रकाश के साथ केजरीवाल की मौजूदगी में उनके विधायकों ने बदसलूकी की थी और धक्का मुक्की भी की थी। इसके बाद मुख्य सचिव ने रात में ही उपराज्यपाल से मिलकर इसकी शिकायत की। अफसरों का कहना था कि 3 साल केजरीवाल के विज्ञापन को लेकर मुख्य सचिव से विवाद हुआ था। वहीं केजरीवाल सरकार का कहना था कि विवाद 2.5 लाख लोगों को राशन न मिलने को लेकर हुआ। यह आरोप थे कि केजरीवाल के इशारे पर ही उनके विधायकों ने अंशु प्रकाश से हाथापाई हुई और कई मीडिया रिपोर्ट से भी ये कहा गया कि आपके विधायक ने अंशु प्रकाश को थप्पड़ मारा था। वहीं विधायक अमानुतुल्ला खान ने कहा कि मुख्य सचिव ने ही बदसलूकी शुरू की। आपने उस वक्त ये भी कहा था कि बीजेपी ने अंशु प्रकाश पर दबाव डालकर केस दर्ज करवाया था। और अब बात अफगानिस्तान और अमेरिका की। अफगानिस्तान के 65% हिस्से पर तालिबान कब्जा जमा चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगान नेताओं से अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने की अपील की है। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में कहा कि अफगान नेताओं को एक साथ आना होगा। अफगान सैनिकों की संख्या तालिबान से ज्यादा है और उन्हें लड़ना चाहिए। उन्हें अपने देश के लिए लड़ना होगा। बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान से सेनाएं वापस बुलाने का उन्हें अफसोस नहीं। उन्होंने कहा कि यूएस अफगान सेना को हवाई सहायता, भोजन, इक्विपमेंट और सैलरी देना जारी रखेगा। इसके बावजूद कि यूएस ने अफगानिस्तान में 20 साल में $1 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च किया और हजारों सैनिकों को खो दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमने अफगान बलों के 3 लाख से ज्यादा सैनिकों को ट्रेनिंग दी। अब उन्हें जिम्मेदारी संभालनी होगी, जो कि बाइडेन ने 11 सितंबर तक युद्धग्रस्त देश से सभी अमेरिकी सैनिकों की वापसी का आदेश दिया। पेंटागन ने बताया कि अब तक वहां से 90% से ज्यादा सैनिक स्वदेश लौट चुके हैं। और अब ये महत्वपूर्ण खबर जिसमें राज्य सरकारें अब सांसदों और विधायकों पर चल रहे क्रिमिनल केसेस को वापस नहीं ले सकेंगी। इसके लिए संबंधित राज्य के हाईकोर्ट की मंजूरी जरूरी होगी। आपराधिक मामलों में सजा पाने वाले सांसद और विधायकों को हमेशा के लिए चुनाव लड़ने से रोकने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। कोर्ट ने सितंबर 2020 के बाद सांसदों और विधायकों के वापस लिए गए केस दोबारा खोलने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने ये पिटीशन दाखिल की थी। इसमें सांसदों विधायकों के केस के जल्दी निपटारे के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने की भी मांग की गई।
सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। इसमें चीफ जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विनीत शरण शामिल थे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अजित बनाम केरल सरकार केस में आए फैसले का हवाला देते हुए सभी स्टेट हाई कोर्ट से अपील की है कि वे सितंबर 2020 और उसके बाद सांसदों विधायकों के खिलाफ वापस लिए गए सभी मामलों की फिर से जांच करें। सीजीआई ने सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पेंडिंग केस और निपटाए गए केस का चार्ट पेश करने का आदेश भी दिया। अपने आसपास कन्वेंशनल फार्मिंग होते हुए आपने देखी होगी, पॉली फार्मिंग भी आपने देखी होगी और हाइड्रोपोनिक भी देखी होगी, लेकिन क्या आपने एक्वापोनिक्स फार्मिंग के बारे में सुना है? मछलियों के वेस्ट से बने हुई होने वाली ये खेती का तरीका है जो अभी भी भारत में बहुत नया है। जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, ये बात 32 साल के दो दोस्त ललित जवाहर और मयंक गुप्ता की है, जो देश का सबसे बड़ा कमर्शियल एक्वापोनिक फार्म चला रहे हैं। और इसके जरिए वो न सिर्फ ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि लोगों को रोजगार देने के साथ ही करोड़ों का बिजनेस मॉडल भी चला रहे हैं। 2018 में उन्होंने अनोखे स्टार्टअप किया था। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले मयंक ने साल 2007 में आईआईटी बॉम्बे में बी.टेक और एम.टेक में दाखिला लिया था, जो 2012 में प्लेसमेंट हुआ और उन्होंने 3 साल न्यूयॉर्क की एक कंपनी में बतौर एनालिस्ट भी काम किया। काम के सिलसिले में अक्सर मयंक का मुंबई आना जाना लगा रहता था और इसी दौरान ही उन्हें एहसास हुआ कि वो 9 to 5 की जॉब के साथ नहीं जी सकते और अब उन्होंने एक नया इन्वेंशन किया और ये है एक्वापोनिक खेती, जो कि मछलियों की वेस्ट से की जाती है। और अब बात करेंगे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ जिले के राणा प्रताप सागर बांध के बीच में बना एक आइलैंड अमेज़न के जंगल जैसा दिख रहा है और जिसमें अगर आप वहां जाएंगे तो आपको भी लगेगा आप अमेज़न के जंगल में पहुंच गए। यहाँ के लोग इसे गाय टेकरी कहते हैं। ड्रोन से जब इस आइलैंड को कवर किया गया तो एक अद्भुत दृश्य दिखा। टापू पूरा घने पेड़ों से ढका हुआ है और इसके बीच एक खूबसूरत तालाब भी है, जो और भी खूबसूरती को बढ़ावा देता है। ऐसा लगा जैसे अमेज़न के जंगलों में आप सैर कर रहे हों। इस टापू पर जाने के लिए रावत भाटा जब आप पहुंचते हैं तो और भी प्राणियों को देखकर इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। और अब बात करेंगे धरती पे आने वाले संकट की, जो कि मंडरा रहा है और जिसकी चेतावनी अमेरिका की एजेंसी नासा ने दे दी है। अमेरिका की संस्था नासा द्वारा धरती का तापमान बढ़ने से भारत में कैसी तबाही होगी, इसकी आशंका स्पेस एजेंसी नासा ने अपनी एक रिपोर्ट में जताई है। ये रिपोर्ट करीब 80 साल बाद यानी कि 2100 तक की तस्वीर दिखा रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि समुद्र का जलस्तर बढ़ने से भारत के 12 तटीय शहर 3 फीट तक पानी में डूब जाएंगे। ऐसा लगातार बढ़ती गर्मी से हो रहा है। इसका असर भारत के ओखा, मोरमुगांव, कंडला, भावनगर, मुंबई, मैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, तुतिकोरिन, कोची, पारादीप और पश्चिम बंगाल के किड्रोपोर तटीय इलाके पर पड़ेगा। ऐसे में भविष्य में इन इलाकों में रह रहे लोगों का ये जगह छोड़नी भी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तूफान आ सकता है। दरअसल नासा ने एक सी लेवल प्रोजेक्शन टूल बनाया है। इससे समुद्री तटों पर आने वाली आपदा के वक्त रहने लोगों को निकालने और जरूरी इंतजाम करने में मदद भी मिलेगी और इस टूल के जरिए कोई भी भविष्य में आने वाली आपदा यानी कि बढ़ते समुद्री जल स्तर का पता भी चल पाएगा। तो ये थी देश और विदेश की बड़ी खबरें। आप जुड़े रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार।